हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। साथ ही साथ मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं उसके नोट्स आप लोग बना रहे होंगे। आज की इस बाल विकास की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सनालिटी। इसको हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। आपको बता दें ये टॉपिक जो है ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होने के साथ ही साथ सिलेबस का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब या एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, तो उसमें भी आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो क्लास को एंड तक देखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होगी कि अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आप अपने आप को भी अच्छे ढंग से समझ पाएँगे। इसका अर्थ क्या है, उसको जान लेते हैं। जैसे कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से होता है, अर्थ क्या है, प्रकार क्या है। मुख्यतः 3 प्रकार जो हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जिसको आप इंग्लिश में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट कहते हैं। ये चीज़ें क्या हैं, इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे अभी स्टार्ट करने से पहले क्लास को पूछूं कि व्यक्तित्व क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सामान्यतः लोग क्या जानते हैं व्यक्तित्व के बारे में? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो हो सकता है आपके उत्तर अलग-अलग आएँ कि सर जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जो दिखने में अच्छा होता है, उसको हम मानते हैं उसका व्यक्तित्व अच्छा है। ये सारी चीज़ें जो बाहर से दिखती हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जो अंदर मतलब उसके विचार हैं वो भी व्यक्तित्व के हिस्सा है या व्यक्तित्व के आप कह सकते हैं कि वो कारक हैं? तो ये चीज़ें ही आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय जो है वो व्यक्ति के रूप, रंग, कद-काठी, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना या व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। हम लोग ये लगाते हैं कि जो मतलब बहुत ही प्यार से, अच्छे ढंग से बोल रहा है, वो पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है। जिसका व्यवहार अच्छा है, वो मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। या कहीं-कहीं हम ये भी सोचते हैं या मानते हैं, ये धारणा है हमारी, ऐसा नहीं है। हमारी धारणा ये है कि जो गुड लुकिंग होगा देखने में, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में इस क्लास में जानने वाले हैं। ये समस्त गुण जो है, ये व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। जो अगर आपसे मैं कहूँ कि व्यक्तित्व क्या है, तो आप कहेंगे एक सिंपल लाइन में कि ये व्यक्ति के समस्त गुणों का, समस्त व्यवहारों का दर्पण है। मतलब जो प्रदर्शित करता है कि ये व्यक्ति सही मायने में कैसा है। और यहाँ पे ये भी देखेंगे वास्तव में व्यक्तित्व केवल जीवन के विभिन्न पक्षों का सम्मिश्रण मात्र ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है, इसको हम लोग अभी डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले अवधारणा क्या है? पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो आया कहाँ से, उसको हम लोग जान लेते हैं। व्यक्तित्व जिसका अंग्रेजी में हम इसको पर्सनैलिटी वर्ड यूज़ करते हैं और जो पर्सनैलिटी वर्ड का ही हिंदी रूपांतरण व्यक्तित्व है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अंग्रेजी में इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी भाषा, ग्रीक की भाषा, एक वहाँ का एक वर्ड है पर्सोना। पर्सोना शब्द से हुई है और पर्सोना शब्द का अर्थ है नकाब या मुखौटा। ये आप सभी लोग ज़रूर नोट करेंगे, नकाब या मुखौटा। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस समय यूनान में लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, मतलब स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, ताकि दर्शकगण ये न जान सकें कि अभिनय या एक्टिंग करने वाला कौन है। तो इसलिए उस जो वो लोग नकाब लगाते थे उसको पर्सोना बोलते थे। उसी शब्द से ये वर्ड आया पर्सनालिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ अगर आप ऐसे ही जानना चाहें, तो जो दिख रहा है उसी को पर्सनालिटी कह रहे हैं हम। अभी यहाँ तक जानने के हिसाब से। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार व्यक्तित्व है क्या? तो व्यक्तित्व का अर्थ है मनुष्य के व्यवहार की वो शैली जिसे वो अपने आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। अगर मैं कहूँ कि व्यक्तित्व क्या है, आप कहें व्यक्तित्व क्या है, तो ये आप सबसे पहले एक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार की एक शैली है। शैली के मतलब एक ढंग है, तरीका है, जिससे वो अपने आंतरिक और बाह्य गुण, आंतरिक गुण क्या है, कैसा सोचता है, कैसा समझता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। बाह्य गुण क्या है, भौतिक चीज़ें कि क्या पहना है और ढेर सारी चीज़ें कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जब इन गुणों को जो प्रदर्शित करने की शैली है, वही व्यक्तित्व कहलाती है। इस अभी तक के हिसाब से आप छोटी-सी चीज़ इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, व्यक्ति के बाह्य गुणों का अर्थ क्या है? उसकी पोशाक, बात करने का तरीका, आंगिक अभिनय, बॉडी लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं, मुद्राएँ, आदत, हैबिट्स, अन्य अभिव्यक्तियाँ, या तो वो बात करते समय जिस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है,
ये सब बाह्य गुण हो गए इसके। अब मनुष्य के आंतरिक गुण की बात की जाए तो उसके अंतःप्रेरणा जो उसके मोटिवेशन है, उसका पर्पस जो है, इमोशन जो है, प्रत्यक्ष जो उसकी इच्छाएँ हैं और भी जो उसके विचार हैं, थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी व्यक्तित्व का ही हिस्सा हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ़ कहेंगे कि जो बाहर से दिख रहा है वही व्यक्तित्व है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का वह प्रतिरूप है, जो उसकी विशेषताओं के कारण उसे अन्य व्यक्ति से भिन्न इकाई के रूप में स्थापित करता है। काफ़ी लंबा-चौड़ा हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो व्यक्ति के जो भी उसके गुण हैं, चाहे वो बाह्य गुण हो, आंतरिक गुण हैं, उसका एक मिश्रित रूप है, प्रतिरूप है, जो कि उसकी विशेषताओं के कारण ही वो बाकी लोगों से अलग है। मैं अगर 2 ट्विन्स को भी खड़ा कर दूँ, ट्विन्स का मतलब जुड़वे भाई को, ए और बी को, तभी भी हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों लोगों की पर्सनैलिटी सेम होगी। उसमें ज़रूर माइनर चेंजेस होंगे और वही माइनर चेंजेस पर्सनैलिटी कहलाते हैं, जो कि उनको एक-दूसरे से अलग कर रहे हैं, चाहे वो दिखने में हो, चाहे उनकी सोच में हो, उनकी आदतों में हो या कहीं न कहीं उनके आप कह सकते हैं कि उनके बॉडी लैंग्वेज में हो, ये सारी चीज़ों में। अब यहाँ पे आप देख पाएँगे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रतिबिंब का प्रेक्षण उसके अवलोकन या उसके द्वारा की गई अनुक्रियाओं के आधार पर अनुमानित किया जा सकता है। अभी इसको आगे हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे होगी, तो हम लोग सिर्फ़ आकलन कर पाएँगे। जैसे आप किसी भी पर्सन को देखकर आपको अगर कोई मतलब आपका फ्रेंड है, अगर मिलता है तो आप उसको देखकर हम बस एक गेस करते हैं, जज करते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो ये ऐसा होगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली उसके लिए अलग टेस्ट्स बने हैं, अलग परीक्षण बने हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आती है बात आपके एग्ज़ाम में परिभाषाएँ ज़रूर पूछता है, तो जिसमें आपको कम से कम 2 लोगों की, 2 मनोवैज्ञानिकों की, विचारकों की परिभाषाएँ लिखनी पड़ती हैं। जैसे मन एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार इन्होंने एक बहुत ही सरल ढंग से एक डेफ़िनेशन दी है और इस डेफ़िनेशन को आप सभी लोग ज़रूर याद रखेंगे। इन्होंने क्या कहा है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएँगे। इन्होंने क्या है कि व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति के व्यवहार, तरीके, उनके उसके इंटरेस्ट, उसके थॉट्स, क्षमताएँ आदि तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है, जो कि बाहर प्रदर्शित होता है, एक दर्पण की तरह, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा यहाँ पे। कि ये समस्त व्यवहार का दर्पण है। उसी प्रकार से बिग एंड हंट के अनुसार एक डेफिनेशन आती है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। सेम वही चीज़ है, बस इसको इन्होंने अलग ढंग से कहा है कि इसके जो संपूर्ण व्यवहार के जो प्रतिमान हैं, प्रतिमान कहेंगे आप, प्रतिमान का मतलब जैसे कोई नमूना, आप इसको कहते हैं नमूना, या जो जो दिख रहा है, एक छोटा-सा अंश आप कह सकते हैं, उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। वहीं वार्ने कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके विकास के किसी भी अवस्था में होता है। मतलब ये विकास होता रहता है, ये कहीं रुकता नहीं है। रैक्स के अनुसार है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का संगठन है। इन्होंने इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कहा है, इन्होंने इसको मानसिक परिप्रेक्ष्य में कहा है। इसका अर्थ क्या है, उसको हम लोग समझेंगे अभी। अगर आप इन सभी 4 लोगों के जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके डेफ़िनेशन को अगर ध्यान में रखा जाए, तो एक चीज़ सामने निकल के आती है कि व्यक्तित्व जो है, वो व्यक्ति के विषय में एक समग्र धारणा है। अब ये धारणा सामाजिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, या मनोवैज्ञानिक हो सकती है, या आर्थिक हो सकती है। इसका अर्थ क्या है, उसको समझेंगे, लेकिन इसमें से आप एक डेफ़िनेशन ज़रूर लिख लें, जो कि आप एग्ज़ाम में आप जो लिखना चाहें या आपको जो सरल लगे, जो कि आपको लिखना ज़रूर होगा वहाँ पे। अब बात आती है कि व्यक्तित्व का प्रकार क्या है? हमने ये तो देख लिया कि उसके बाह्य गुणों का या सभी गुणों का समायोजन है, या हमने एक और वर्ड यूज़ किया कि वो जो उसके मिश्रित गुणों का प्रतिरूप है। लेकिन अब बात करते हैं इसके प्रकार की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि सामाजिक है या आर्थिक है या मनोवैज्ञानिक है। तो अगर व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग-अलग शिक्षा शास्त्रियों ने, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने अपने विचार पृथक-पृथक प्रकार से प्रकट किए हैं, जो कि हर जगह ऐसा होता है। उसमें 3 लोगों का महत्वपूर्ण और 3 आधार आपके सिलेबस में है। पहला है शारीरिक संरचना प्रकार,
समाजशास्त्री प्रकार और मनोवैज्ञानिक प्रकार। इसका अर्थ क्या हुआ इसको समझ लीजिए। अगर हम व्यवहार को बाँटेंगे या व्यक्तित्व को बाँटेंगे, तो पहले हम रचना के आधार पे बाँट सकते हैं व्यक्तित्व को, कि जैसे हम कह देंगे कि कुछ छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, कुछ लंबे लोग होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, ऐसा यूजुअली कहेंगे। अगर शारीरिक संरचना के आधार पे अगर अभी आपको बाँटना है, आप किसी अभी भी मनोवैज्ञानिक या एजुकेशनिस्ट पे नहीं जा रहे हैं। समाजशास्त्री प्रकार अगर आपको अभी बाँटना होगा तो आप कहोगे कि जो समाज के लिए अच्छे हों, परोपकारी हों, सबकी सहायता करें। एक होता है जो समाज में नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हों। एक होता है जो न्यूट्रल हों। मनोवैज्ञानिक में क्या होगा? तो वो आप अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जर्मन विद्वान क्रेशमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। हालाँकि इसको कहीं-कहीं बुक में आपको 4 भी मिल जाएगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इन्होंने कहा कि अगर शारीरिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो वो कहते हैं कि एक एक टाइप होती है शक्तिहीन का, मतलब जो थोड़े दुबले-पतले लोग होते हैं। दूसरा खिलाड़ी, मतलब प्लेयर्स टाइप के जिनकी बॉडी या आप कह सकते हैं उनका फिज़िक जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, फिज़िकली फिट होते हैं। और तीसरा जो है जिनकी हाइट छोटी होती है, इस आधार पे इन्होंने बाँटा है। और चौथा जो है वो थोड़ा-सा मिश्रित रूप भी इन्होंने कहा है, लेकिन कुछ-कुछ बुक में ये 3 ही दिया गया है प्रमुख रूप से। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। समाजशास्त्री प्रकार की बात की जाए तो स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन कि में व्यक्तित्व के सामाजिक कार्यों की स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व को 6 प्रकार में बाँटा है। लेकिन ध्यान रखिएगा समाजशास्त्री प्रकार में इसके 6 प्रकार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सैद्धांतिक आप कह सकते हैं उसका व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व का मतलब जो राजनीति या ऐसे राज्य की चीज़ों में इन्वॉल्व हो। आर्थिक व्यक्तित्व जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, आर्थिक रूप से व्यवहार हो या आर्थिक रूप उसकी सोच हो। धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, कलात्मक हो गया। तो ये थे अभी जो 2 आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसको अब हम लोग देख लेते हैं, वो है मनोवैज्ञानिक प्रकार। साइकोलॉजिकल टाइप्स जो है पर्सनैलिटी का, उसको जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और उसको कई 2 भा हालाँकि इसमें भी कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7 ऐसे बाँटा है, लेकिन हम लोग जिसके ये प्रकार पढ़ेंगे, ये एक मनोवैज्ञानिक हैं यूंग। उनके आधार पर पढ़ेंगे। उन्होंने मुख्यतः 3 प्रकार के आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी को 3 प्रकार में 3 तरीके से बाँटा है और उसके गुण, उसके मतलब आप कह सकते हैं उसमें नेचर को भी उन्होंने डिफ़ाइन अच्छे ढंग से किया है। सबसे पहला आता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोवर्ट। नाम से ही लग रहा होगा, इंट्रो मतलब अंतर्मुखी। अब इस ये कौन लोग होते हैं? हम ही आप में से लोग होंगे, कोई अलग नहीं होगा। अब आप इसको जब समझेंगे तब आप समझ पाएँगे, जान पाएँगे, तुलना कर पाएँगे कि आप किस श्रेणी के में हैं। आप अंतर्मुखी में हैं, बहिर्मुखी में हैं या उभयमुखी में हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंताशील होता है। अगर हम इंट्रोवर्ट की बात करें तो अंतर्मुखी इसका नाम ही से लग रहा होगा आपको कि जो चिंतनशील हो तथा अपनी ओर केंद्रित हो। वो समाज से या सोसाइटी से या फैमिली फ्रेंड सर्कल में थोड़ा कम ही इंटरेस्टेड होगा, वो खुद ही में रहेगा। उसको इंट्रोवर्ट कहेंगे। ये पर्सनैलिटी जो डिवाइड की जा रही है, ये आपका साइकोलॉजिकली डिवाइड की जा रही है। इस व्यक्तित्व के लक्षण स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि जो हैं वो बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती हैं। ये आदमी काफ़ी दबा-दबा होता है, जैसे आप कहते हो कि छुपा रुस्तम टाइप का होता है। उसके में भी सारे क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन वो बहुत ही मतलब उनको एक्सप्रेस नहीं करेगा। आप में से बहुत से लोग होंगे, बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, लेकिन अभी भी आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होगे, चाहे सोसाइटी के डर से, फैमिली के डर से, या आप चाहकर भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये सही नहीं है। तो इस तरीके का व्यक्तित्व भी होता है। इसी तरीके के व्यक्तित्व को हम लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। इसको इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आपके हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। जैसे आपको स्टेज फ़ियर होगा कि आप 4 लोगों के बीच में खड़े होकर नहीं बोल पा रहे होंगे, नहीं बोल पाते हैं। इस तरीके की जो भी आपकी विशेषताएँ हैं वो इंट्रोवर्ट, आप मतलब आपको अगर इस श्रेणी में विभाजित किया जाएगा तो आप इंट्रोवर्ट की श्रेणी में आएँगे। ये देख लीजिए, इसका जो विकास है ये बाह्य रूप ना होकर आंतरिक रूप में होता है।
ये चीज़ों को खुद से सीखते हैं, खुद से जानते हैं। अब इनके विशेषताएँ देख लीजिए इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में। ऐसे व्यक्ति बाह्य जगत की वस्तुओं में कम अनुराग होता है। इसका मतलब है कि उनका कम इंटरेस्ट होता है बाहरी चीज़ों में, बाहरी वातावरण से। वो अपने अंदर ही या अपने चीज़ों में ही या बहुत सीमित दायरे में ही वो चीज़ों से लगाव रहता है, पसंद करते हैं। वो एकाकी होते हैं, वो अकेले भी रहना पसंद करते हैं, अकेले सोचना, चीज़ों को अकेले करना पसंद करते हैं। वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय पर सदैव ध्यान रखते हैं समय का, कोई भी काम समय पे करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये भी क्वालिटी है उनकी। अब देखिए यहाँ पे स्किल की बात की जाए तो इनकी मेमोरी थोड़ी शार्प होगी क्योंकि जब अकेले हैं तो चीज़ों को समझेंगे, सोचेंगे। प्लानिंग अच्छे ढंग से कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, इनका मोटर कंट्रोल होता है, मतलब इनका सारे चीज़ों पे नियंत्रण होता है। वो बड़े जितना ही बोलेंगे वो बड़े सीमित बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। सेल्फ रेगुलेशन भी है इनकी चीज़ों में, जैसा कि वो सारी चीज़ों को बड़े व्यवस्थित ढंग से करेंगे और नियंत्रण में करेंगे। इसके अलावा ये व्यवहार कुशल नहीं होता, हँसी-मज़ाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फँसता है। इस तरीके का व्यक्ति जो है इंट्रोवर्ट टाइप का, वो हँसी-मज़ाक को ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं ना, ज़्यादा एन्जॉय नहीं करता है। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को विचार प्रधान, भाव प्रधान और तर्क प्रधान व दृष्टि प्रधान 4 रूप में विभक्त किया है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं जो विचारों में प्रधान हो, जिसके विचार प्रधान हो, भाव प्रधान हो, तर्क प्रधान हो, तो इसके अंतर्गत भी 4 उसने प्रकार बताए हैं युंग नाम के, जैसे मैंने आपको बताया मनोवैज्ञानिक ने। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद ये चिंताग्रस्त होते हैं और अपनी वस्तुओं व कष्टों के प्रति सजग होते हैं। मतलब थोड़े से चिंतनशील होंगे, हमेशा इनको टेंशन रहेगी हर बात की, और अपने कष्टों के प्रति, वस्तुओं के प्रति काफ़ी सजग रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, जैसा मैंने बताया। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। ये लोग काफ़ी शांत होंगे या हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहेंगे अपने बारे में ही, चाहे वो अच्छा सोचे, बुरा सोचे, वो सोचते रहेंगे। और इसी तरीके के लोग अच्छे लेखक होते हैं, परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। वो बोलते नहीं हैं, मतलब वो थोड़ा कम बोलते हैं, क्योंकि चिंतन का धरातल प्रबल होता है। ये चिंतन ज़्यादा करना पसंद करते हैं, सोचना। ये प्रायः प्रक्रियावादी होते हैं। प्रक्रियावादी का मतलब यहाँ पे है कि किसी चीज़ अगर उनके मन मुताबिक नहीं है तो उसका तुरंत विरोध करेंगे। ये इंट्रोवर्ट की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जो चीज़ें हैं, उसको उसी हिसाब से सैद्धांतिक रूप से रखी जाएँ। तो ये बात हुई, अभी हम लोगों ने देखा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अब देखते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या है। आप में से बहुत से लोग इसमें अपने को कोरिलेट कर पाए होंगे कि अरे हाँ, इसमें तो ये चीज़ें तो मेरे से कोरिलेट कर रही हैं। अब देखिए एक्सट्रोवर्ट, जो जिसको बहिर्मुखी कहते हैं, वे व्यक्तित्व के व्यक्ति कैसे हैं या किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। बाह्य जगत मतलब अब वो अपने से हट के पूरे सोसाइटी, फैमिली सब में, मतलब बड़े रिस्पॉन्सिबल टाइप के, वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। जो भी उनके विचार हैं, वो बोलने में बड़े बेबाक होंगे, ये सारी चीज़ें। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्षणों की विशेष रुचि रखते हैं। थोड़े वो सामाजिक ज़्यादा होंगे, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा संलिप्त होंगे, जुड़े होंगे। और अभी अंतर्मुखी में हम लोगों ने क्या देखा कि वो बड़े सीमित हैं, वो ज़्यादा लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए विशेषताओं की बात की जाए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्मुखी या बहिर्मुखी व्यक्तित्व की 5 विशेषताएँ बताइए। तो विशेषताओं में क्या है? हालाँकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप उस वर्ड को, टर्म को याद रखेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा कि इनमें कार्यकुशलता की क्षमता अंतर्मुखी से अधिक होती है। कुशलता जो है वो, मतलब किसी भी काम को करने की जो चीज़ें हैं, स्किल हैं, वो ज़्यादा उनसे, किनसे? अंतर्मुखी से। क्योंकि ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा चीज़ों को ट्राई करने में हिचकते नहीं हैं, इस वजह से। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं, ये सबको खुश रखते हैं, और सबसे एक और इम्पोर्टेंट है कि प्रशंसकों से घिरे होने की कामना करते हैं। ये चाहते हैं, जो बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वो चाहते हैं कि जो इनके अगल-बगल लोग रहें, वो उनकी हमेशा तारीफ़ करते रहें। तो अब आप इससे अपने को कोरिलेट करते रहिएगा। नेक्स्ट जो इस एक विशेषता है वो है, ये विचार प्रधान और व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं। ये हालाँकि ये दोनों में होता है, इसमें विशेष नहीं है। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं,
वो क्या करते हैं, वातावरण के अनुसार आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं। उनको कहीं पे भी रहना पड़े तो एडजस्टमेंट उनका अच्छा होता है। अंतर्मुखी के लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, वो मिस एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब वो लगेगा कि उसमें ढल नहीं पाएँगे, जैसे आप कहते हैं कि समाज या पर्यावरण के अनुसार ढलना, वो उनमें इसकी क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद ये आत्मचिंतनशील नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं, बाहरी क्रियाएँ इन्हें ज़्यादा प्रेरित करती हैं। ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। अब अगर जो कम बोलने वाला होगा उसको आप इंट्रोवर्ट की श्रेणी में रखेंगे। जो अधिक और धारा प्रवाह एक फ्लुएंटली बोलने वाला होगा उसको आप रखेंगे बहिर्मुखी के अंतर्गत। स्वयं की पीड़ा, परिस्थिति की चिंता नहीं करने व चिंता मुक्त होते हैं। इस जो श्रेणी की में व्यक्ति आते हैं वो चिंता मुक्त तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से, लेकिन जो अंतर्मुखी हैं उनसे कहीं न कहीं उनसे अधिक ही चिंता मुक्त होते हैं। वो उतने चिंतनशील नहीं होते हैं। अगर अब बात की जाए कि इनमें स्किल क्या है, तो सबसे पहले प्रोसेसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ों को जानने की इनकी बहुत प्रबल इच्छा होती है। अप्लाइंग न्यू नॉलेज क्विकली, ये चाहते हैं जो चीज़ जान गए उसको तुरंत अप्लाई भी कर दें। जैसे कोई सामान भी आ गया आपके घर पे, तुरंत खोलना स्टार्ट, तुरंत देखना आखिर क्या है। तो मतलब ये सारे चीज़ें। टॉकिंग मोर एब्स्ट्रैक्टली, ये साफ तौर पे बातें कर सकते हैं सीधे तौर पे। रिस्क टेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये रिस्क लेना जानते हैं या इन्हें रिस्क लेने में हिचक नहीं होती है। लेकिन अंतर्मुखी का व्यक्ति जो है ये हमेशा रिस्क से बचता है। मतलब ये रिस्क लेने की चीज़ जो है इसके में ये चीज़ की टेंडेंसी कम होती है। वो सोचता है कि इससे बचा जाए। तो ये तो हमने प्रमुख 2 बात कर ली। एक तीसरा जो टाइप है वो बाद में इन्होंने डिफ़ाइन किया कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होता है उनमें। उन्हें आप उभयोमुखी कहें या उभयमुखी कहें, दोनों या विकासोन्मुखी कहें, दोनों आप कह सकते हैं उनको। लेकिन आपको एग्ज़ाम में उभयमुखी ही लिखना ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अब आप कहेंगे उभयमुखी कौन है? इसका मतलब होगा कि इनमें ये देखिए बीच का पोर्शन है ना, 2 सर्कल बनाया गया है, इसमें इंट्रोवर्ट के भी गुण हैं और एक्सट्रोवर्ट के भी गुण हैं। तो ये माना जाता है कि जो इंट्रोवर्ट होगा वो भी सही नहीं है और जो एक्सट्रोवर्ट होगा, मतलब आप एक्सट्रोवर्ट को ओवर कॉन्फिडेंट भी मान सकते हैं, जो हर चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंट हो, नहीं ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। तो इसलिए जो एम्बिवर्ट हैं, उभयमुखी हैं, इनको ज़्यादा सही माना जाता है कि ये अपनी स्थिति के अनुसार दोनों गुणों को समायोजित कर लेते हैं, दोनों गुणों को जानते हैं और जिनमें दोनों गुण होते हैं, इंट्रोवर्ट के भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट के भी होते हैं। तो आई होप इन चीज़ों से 3 प्रकार जो हैं, इससे आप लोग खुद को जोड़ पाएँगे। कमेंट सेक्शन में भी आप लिखें कि आप किस श्रेणी में आते हैं या किसे मानते हैं। उसके बाद इस प्रकार से अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग गुण होने के कारण उनके दृष्टिकोण में भी अंतर पाया जाता है, उनके विचारों में भी ज़ाहिर-सी बात है अंतर पाया जाएगा। उनके दृष्टिकोण का अध्ययन कर हम उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने का प्रयास कर सकते हैं। ये आपको क्यों जानना चाहिए? जब आप अपने स्टूडेंट जिनको पढ़ाएँगे फ्यूचर में, जब आप उनके बारे में जान पाएँगे कि ये बच्चा, आप जान पाएँगे कि वो कोने बैठता है। मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और ढेर सारे ये पूरी रो है, बहुत बच्चे बैठे हैं। तो आप देखेंगे एक बच्चा लगातार एक कॉर्नर सीट पे आकर बैठता है। तो इससे क्या पता चलेगा कि वो जो है वो इंट्रोवर्ट है। उसको आप कोशिश करेंगे पहले 2 बेंच आगे बिठाएँगे, बिठाते-बिठाते आप उसको आगे लाएँगे और उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। मेन स्ट्रीम का मतलब वो भी बाकी बच्चों की तरह एन्जॉय करे, पीछे जाके बैठे ना, दुबके ना, वो डरे ना नए टीचर आने की वजह से या कुछ पूछने की वजह से। इसलिए ज़रूरी हो जाता है। उचित मार्गदर्शन परिवार में माता-पिता व विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं। हालाँकि ये सीधा-सा कहने का अर्थ ये है कि ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने को भी जानें, साथ ही साथ इन फ्यूचर में अपने डेली लाइफ़ में भी आप जान पाएँगे और बच्चों को जान पाएँगे कि वो किस उनकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि पर्सनैलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में मतलब उनका इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ को एन्जॉय करेंगे, आप उन्हें उस क्षेत्र की नॉलेज ज़्यादा देंगे। अगर एम्बिवर्ट है तो आप नॉर्मल भी पढ़ा के काम चला सकते हैं। इंट्रोवर्ट है तो आप कोशिश करेंगे उससे पढ़वाएँ, उससे बुलवाएँ, उसको सामने लाके खड़ा करें कि उसका जो हेजिटेशन है, झिझक है, वो दूर हो सके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के लिए कुछ बोध प्रश्न हैं
कि शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताइए, तो आप 3 प्रकार बता देंगे सिंपली, ठीक है? और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की 4 विशेषताएँ बताइए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि विशेषता पूछी जाएगी, तो आप बताओगे कि ये अभी हम लोगों ने देखा, तो इसमें से आप 4 कोई भी उठा सकते हो कि ये इनमें कार्यकुशलता अधिक होती है, ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, या इसमें आप लिख सकते हैं इनमें वातावरण के साथ अनुकूलन करने की मतलब आसानी होती है, या ये आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, एडॉप्टेशन जिसको कहते हैं। ये बोलने में धारा प्रवाह है इनकी, या जो ये धारा प्रवाह बोल लेते हैं या बोलने वाले होते हैं। तो ये इसमें आप 4 विशेषताएँ आसानी से लिख पाएँगे। आप सभी लोग नोट भी कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो आप अब इन चीज़ों को जान लिए हैं आप, तो आप और अच्छे ढंग से बता पाएँगे कि व्यक्तित्व क्या है? आंतरिक और बाह्य गुणों का समायोजन है, या जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ों को देखा था। जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तभी आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं कि जो व्यक्तित्व जो है वो बाह्य गुणों का, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार की वो शैली है जो वो अपने आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। आप ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो किसी व्यक्ति के समस्त मिश्रित गुणों का योग है, या समस्त मिश्रित गुणों का प्रतिरूप है। ये भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और देख लीजिए उसके आगे एक और क्वेश्चन था इसमें, व्यक्तित्व के प्रकार पर प्रकाश डालिए। तो आप इसमें पहले लिख देंगे कि सामाजिक या शारीरिक लिख देंगे, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, फिर मनोवैज्ञानिक में आप लिख सकते हैं। पहले आप 3 लिख सकते हैं, 3 इम्पोर्टेंट हैं, यूंग नाम के मनोवैज्ञानिक ने दिया है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। बस यहाँ पे देखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो ये अब आप लिखेंगे। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये आए कि इनमें अंतर बताइए, तो आप जो बहिर्मुखी के लिए बताएँगे उसका उलट हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे अंतर्मुखी वाले व्यक्ति जो हैं वो कम बोलते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। उसके उलट, उसके अपोज़िट बहिर्मुखी के व्यक्ति अधिक बात करते हैं, अधिक बोलते हैं। अब वहीं ये आप बता लेंगे, ये आसान है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात की जाए तो क्रेशमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो वो 3 बताए हैं। जिसमें उसने शरीर के आधार पर उसने कहा है कि एक शक्तिहीन कहा है, कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, फिर खिलाड़ी कहा है। हालाँकि ये एप्रोप्रिएट नहीं है। मैं आपको बता दूँ, इसको इंग्लिश में उसने अलग टर्म दिया है, लेकिन ये बुक जो है, जो ये कंटेंट है, इसमें इस तरीके से उसमें एक नाटा लिखा है जिसमें हाइट जिनकी छोटी हो, उस आधार पे बाँटा है। तो ये कहना एप्रोप्रिएट सही नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है तो ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जिस शब्द से लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आप लोगों को बताया था कि अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आप अपने को कोरिलेट भी कर पाएँगे। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी के प्रकार क्या हैं, और पर्सनैलिटी को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। ये सिर्फ़ बाह्य गुणों पे नहीं है, हमारे बाहरी चीज़ों पे ही नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक चीज़ों पे ही है। जिसके विचार अच्छे होंगे, जिसकी आदतें अच्छी होंगी, जिसके व्यवहार अच्छे होंगे, वो भी पर्सनैलिटी उसकी अच्छी कही जाएगी। अब आप इन फ्यूचर जब किसी को जज करेंगे कि किसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ना सिर्फ़ बाहरी आवरण, बाहरी चीज़ों को देखकर, बल्कि उसके सोचने की चीज़ों को, उसके एग्ज़ाम्पल देने के तरीके को, या उसके विचार को, ऐसी चीज़ों को देखकर भी आप जज करें, तो उससे आपको फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा होगा और सही ढंग से लोगों को जान और पहचान पाएँगे। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को कुछ देर बाद आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।